मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। कुछ दिनों पहले आपको स्मरण होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था इलेक्शन कमीशन के बारे में, और मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट यानी फियर्सली इंडिपेंडेंट और लीडर होना चाहिए, और ये लगना चाहिए, उन लोगों को लगना चाहिए जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन को काफ़ी शक्ति दी गई है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 324 की बात करें तो पूरे चुनाव के सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन की जवाबदेही उसके पास है। और अनुच्छेद 329 के तहत जब इलेक्शन चल रहा होगा, जब पूरी प्रक्रिया चल रही होगी, तो कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जवाबदेही है। लेकिन जैसा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम कहते हैं, सिद्धांत भी है, सब लोग इस बात को मानते हैं कि यदि किसी को अथॉरिटी है, पावर है, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो पावर अथॉरिटी किसी को भी डिक्टेटर बना देगी, तानाशाह बना देगी। और हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता, जिसे हम कहते हैं चेक एंड बैलेंसेस के सिद्धांत पर चलता है कि कोई तानाशाह बन जाए, इतनी शक्ति किसी एक में समाहित हो जाए, कोई शक्ति का ऐसा पुंज बने कि जो चाहे कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन को इसीलिए मैंने कहा था कि फियर्सली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लोगों को ऐसा लगना चाहिए, और साथ ही साथ उसे निडर होना चाहिए, उसे किसी का डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब न्यायालय में भी उसके मामले नहीं जा सकते हैं तो बिल्कुल उत्तरदायित्व के साथ उसे अपने काम करना चाहिए। तो होता यह है कि जब आपके पास शक्ति आती है, अथॉरिटी आती है, तो पब्लिक स्क्रूटनी आपकी होती है। आपके हर कदम की जांच पड़ताल, हर कदम की नुक्ताचीनी जनता करती है। तो चुनाव किसके लिए हो रहा है? चुनाव तो जनता के लिए हो रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होता है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल होता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल होता है। इसलिए कोई भी अंपायर जो चुनाव को करा रहा होता है, देखभाल कर रहा होता है, या पूरी मशीनरी जो उस चुनाव में इन्वॉल्व है, वह अपने आप यह नहीं कह सकती कि हम इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, इतने ज़्यादा अपनी मर्जी का काम करने लगे हैं कि हमारी कोई स्क्रूटनी नहीं कर सकता। अभी एक ताज़ा विवाद हो गया है, जिस विवाद की ओर मैं आपका इशारा करना चाहता हूँ। पहले चरण का चुनाव, चूंकि आप जानते हैं कि 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को खत्म हुआ, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को खत्म हुआ। अभी तक परंपरा ये रही थी, और बहुत सारे जो पुराने निर्वाचन आयुक्त लोग हैं, चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हों या निर्वाचन आयुक्त रहे हों, उनमें से सबका मानना है कि जब चुनाव किसी दिन खत्म होता है तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के स्तर पर होता है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाकायदा बताते हैं कितने वोट पड़े, कितने प्रतिशत पड़े, कहाँ कहाँ पड़े, और सवालों के जवाब भी अगर प्रेस पूछता है तो देते हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि यह परंपरा वर्तमान जो निर्वाचन आयोग है उसने समाप्त कर दिया है। और 19 तारीख को जब चुनाव हुआ तो उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक प्रेस नोट जारी किया, और प्रेस नोट में उसने जितना बताया 60% 11 दिन बाद उसने दूसरा आंकड़ा जारी किया, उसमें 6 से 7% उस वोट प्रतिशत बढ़ गया। उसी प्रकार से जो 26 तारीख को, 26 अप्रैल को जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उसमें भी उसने शाम को 7 बजे के आसपास आंकड़े बताए, और फिर 30 तारीख को जब उसने दूसरी बार आंकड़ा बताया पहले चरण के चुनाव के साथ, उसमें भी आंकड़ा बढ़ गया। स्वाभाविक सी बात है कि नुक्ताचीनी होगी, स्वाभाविक सी बात स्क्रूटनी होगी कि आखिर इतना ज़्यादा आंकड़ा कैसे बढ़ गया। लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में 1 करोड़ से ज़्यादा आंकड़े बढ़ गए, जो बहुत बड़ी संख्या है। ये माना जाता है कि जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, 6 बजे का समय रहता है या 5 बजे कहीं कहीं समय रहता है, तो बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं। जब तक अंतिम व्यक्ति वोट नहीं दे लेता तब तक वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए मोटे तौर पर 2-3 घंटे बाद चीज़ों की जानकारी हो जाती है। हम लोग जब चुनाव कराते थे, 90s, अर्ली 90s की मैं बात कह रहा हूँ, उस समय वायरलेस से हम सूचनाएं दिया करते थे। इलेक्शन कमीशन उस रात को नहीं तो अगले दिन जरूर सुबह अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी सूचनाएं बता देता था। लेकिन अब तो ऐसा कंप्यूटराइजेशन हो गया है। मैं स्वयं जब ऑब्जर्वर था, मैंने देखा कि ऐसा कंप्यूटराइजेशन हो गया कि हर चीज़ 2-2 घंटे पर, यहाँ तक कि किसी बूथ पर जो चुनाव हो रहे हैं, जो वोट पड़ रहे हैं, उसकी जानकारी दी जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर के आती है, वहाँ से सीईओ के आता है, वहाँ से इलेक्शन कमीशन के आता है, इसलिए सब कुछ पता रहता है लोगों को। तो ये अब जब नुक्ताचीनी शुरू हुई, जब ये स्क्रूटनी शुरू हुई कि भाई अचानक आपने 6 से 7% बढ़ा हुआ बताया हुआ है, तो टोटल वोट कितने पड़े, हर बूथ पर कितने पड़े, इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं फॉर्म 17C।
फॉर्म 17C जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको भरते हैं चुनाव समाप्त होने के बाद उस बूथ पर, और उस पर सारे के सारे जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं पार्टियों के वे दस्तखत करते हैं और उनको एक एक कॉपी भी मिल जाती है, और जब सील होता है ईवीएम उस सील पर भी वो दस्तखत करते हैं, और इस प्रकार से सील्ड ईवीएम जो जमा करने के लिए ले जाया जाता है जहां भी स्ट्रांग रूम बना हुआ हो। तो जो भी वोट पड़े हैं वो तो ईवीएम में कैद हैं, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश लगती नहीं है। कोई सील तोड़ करके पुनः वोटिंग कर देगा इसकी संभावना नगण्य है, क्योंकि जो स्ट्रांग रूम है वो स्ट्रांग रूम पैरामिलिट्री के अंतर्गत आता है, पैरामिलिट्री उसकी देखभाल करती है, गार्डिंग करती है। अब सारे के सारे लोग मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन इस तरह की बात आमतौर से होती नहीं है। हम सबने चुनाव कराए हुए हैं इसलिए वैसी होती नहीं है। वैसी दशा में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से, चूंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत सारी बातें पहले से चल रही हैं कि वो सभी के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं सबको प्रदान कर रहा है, कुछ जो आरोप आते हैं, कुछ शिकायतें आती हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ, उस पर बैठ जाता है तो फैसला नहीं लेता। और यहाँ तक कि जिसके बारे में शिकायत आ रही है कई बार तो ऐसा देखा गया है कि उसकी पार्टी के अध्यक्ष को कहा जा रहा है कि उनको बताइए कि इनको यह नहीं करना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए वगैरह वगैरह। और कुछ मामलों में तुरंत आ जाता है कि जिस संदर्भित व्यक्ति ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं किया उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। इसको लेकर के विवाद चल ही रहे हैं, तब तक कि नया विवाद आ गया। और ये बात आएगी जो 17C है, तो 17C को क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर दिखा देता है बूथ वाइज, ताकि लोगों को जो शक शुबह है वो समाप्त हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, इसकी आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। मुझे लगता है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती और ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाती कि आखिर 6 से 7% कैसे बढ़ा है, तो शायद शंका की गुंजाइश कम हो जाती। लेकिन जितना आप छुपाते हैं उतना ही दिक्कत होती है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, द सीजर्स वाइफ शुड बी एबव सस्पिशन। यदि आपके पास शक्ति है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको शक्ति है, अथाह शक्ति, आप तानाशाह बनने की दिशा में जा सकते हैं। वो चेक एंड बैलेंस है, और ये चेक बैलेंस यही होता है कि आप जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और अगर जनता पूछ रही तो बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई भी की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो 2 ही चरण के चुनाव बचे हैं। 25 तारीख को सुनवाई हुई और कहा कि अब ये कहना कि अब आप उसको स्कैन करके अपलोड कीजिए, इतना मैन पावर लगेगा, इलेक्शन के बीच निश्चित तौर से बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा इंटरिम ऑर्डर नहीं दे सकते, हम हैंड्स ऑफ अप्रोच अपनाएंगे। बिल्कुल सही सुप्रीम कोर्ट की सोच है, क्योंकि अनुच्छेद 329 के तहत कंडक्ट ऑफ इलेक्शन में निश्चित तौर से कोर्ट की भूमिका बहुत ज्यादा रह नहीं जाती और सुप्रीम कोर्ट ने अपने को बचाया है। लेकिन क्या इससे जो शंका पैदा हुई है वो शंका समाप्त हो जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि वो शंका समाप्त हो जाएगी। और मुझे लगता है कि काउंटिंग के समय तक लोग बाग इस बात को देखेंगे कि आखिर ईवीएम में जो वोट पड़े हैं वो वोट 17C में जितना आंकड़ा है उसे मिलान होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर काउंटिंग सेंटर पे कुछ न कुछ जरूर इस तरह की बातें आएंगी कि बिना बात के, बिना वजह के विवाद पैदा हो सकता है। इसको अवॉइड किया जा सकता था और ये इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही थी, क्योंकि अब जितना ट्रांसपेरेंट होते हैं, जितने पारदर्शी होते हैं, विवाद की गुंजाइश उतनी ही कम होती है। जैसा मैंने कहा कि जब आपके अंदर शक्ति है तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी। और हम लोगों ने सीखा है अपने प्रशासनिक कार्यकाल में कि जितना ही हम ट्रांसपेरेंट होंगे, जितना पारदर्शी होंगे, हमारे पास छुपाने के लिए कोई चीज होगा। हम नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं, कतई कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं होती। और मैं नहीं समझता कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इसमें हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं, वे कहीं कोई आंकड़ा छुपाने की भी कोशिश किए होंगे। वो सारे आंकड़े उनके पास उपलब्ध होंगे और उन आंकड़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इवन जिला वाइज, इवन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताया जा सकता था। उससे इस तरह का विवाद पैदा नहीं होता। तो मुझे लगता है ये विवाद अनावश्यक पैदा हो गया, क्योंकि हम पारदर्शिता का विरोध कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं वो इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें डर है कि यदि हम 17C के फॉर्म को अपलोड करें, स्कैन करके उसे माफ कर दिया जाएगा, यानी उसको जो है सो उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दी जाएगी। अरे छेड़छाड़ अगर हो जाएगी और ईवीएम में चीजें पड़ी हुई हैं तो ये कौन सा बड़ा मतलब डर का विषय है कि हम पारदर्शी नहीं होंगे? क्योंकि अब तो सरकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कहती है कि जो भी कार्यकलाप है उसको आप 14 पॉइंट बना हुआ है, उनको आप अपलोड कीजिए ताकि लोगों को जानकारी हो जाए, ताकि शिकायतें कम से कम आए। लेकिन इस तरह के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं हम नहीं कह सकते मित्रों।
इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं कि जितनी पारदर्शिता बढ़ती जाए, सीजर्स वाइफ शुड बी एबल टू सस्पिशन की बात जो महत्वपूर्ण होती है, अपने को सस्पिशन से दूर हटाया जाए, विवादों से दूर हटाया जाए, उतना ही डेमोक्रेसी के लिए बेहतर होता है। और मुझे लगता है कि अगर आपस में एडवर्सरियल रोल नहीं हो करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि हो जाता तो सारी बातें साफ हो जाती और किसी को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो क्यों ऐसा कर रही है उसका अपना लुकआउट है, लेकिन हमें लगा कि इस पर अपनी बात करनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, आप भी इसको सोचिए। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, यदि मेरे इस वीडियो को आप अच्छा समझते हैं, अच्छा लगा आपको, तो शेयर करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।